प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार और मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10 रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो में पूरा चैप्टर मैं निपटाऊं और इसमें मैं बहुत आराम से एक एक करके आपको सारी चीजें समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। आप बस वीडियो को देखते रहिए, आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और जो चीजें आपको नहीं आती होंगी वो आप सीख जाएंगे। पेपर हमारे बहुत पास हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। मैं अब ज्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। वीडियो जब अंत में अच्छी लगे या आप बीच में जाना चाहें तो बाद में देखें, तो उससे पहले आप इतना काम कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। ये थ्योरी क्लास है, इसमें पूरी थ्योरी कंप्लीट कराई जाएगी, जैसा कि आपको पता भी लग रहा होगा। तो हम अपनी पेन को ले लेते हैं और अपनी पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं भगवान का नाम, श्री गणेशाय नमः करते हैं। श्री गणेशाय नमः, गणेशाय गणेशाय। अरे भाई, लिखने में दिक्कत है, अभी नया नया पेन लिया है। नमः, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ज्यादा अच्छा नहीं लिख पाया है तो कोई बात नहीं, भगवान को ऐसे ही प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला अध्याय बच्चों जो है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, क्या आप जानते हैं इनके बारे में? क्या आप इनके बारे में जानते हैं? आप कहेंगे भैया हम इतनी जानकारी नहीं रखते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम इनका परिचय देना चाहेंगे। परिचय क्या है? हमारे आसपास हमारे आसपास प्रतिदिन हजारों परिवर्तन होते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना होता है, पानी का उबलना होता है, लोहे में जंग लगना होता है, फलों का पकना होता है। आप कई प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। तो ऐसे परिवर्तनों को मुख्य रूप से दो प्रकार से बच्चों बांटा गया है। एक है आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो अब इन परिवर्तनों के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे, जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या है। समझ रहे हो? तो हम इसी कड़ी में अब सबसे पहले अपने एक परिवर्तन को लेते हैं, जिसका नाम है भौतिक परिवर्तन। किसको लेते हैं बेटा? भौतिक परिवर्तन को लेते हैं। आ जाओ, भौतिक परिवर्तन क्या कहता है? भौतिक परिवर्तन क्या है? फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। रासायनिक संगठन का मतलब ये है, वो बिल्कुल जो कंपोनेंट है वो नहीं बदलेंगे, ठीक है। इसमें केवल क्या होता है बेटा, देखना, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है, रूप में परिवर्तन होता है, रंग में और बनावट में परिवर्तन होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सर मेरे कम कम समझ में आया, तो हम बेटा अभी पूरी बात समझाएंगे, आप टेंशन मत लो। जैसे मान लो ये कि ये बर्फ है, ठीक है, ये क्या है? बर्फ है, बर्फ। तो आप एक चीज अच्छे से जान सकते हैं, तो बर्फ में क्या होता है बेटा, आप जानते हैं बर्फ जो होती है, बर्फ को हम पानी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पानी। आप सभी जानते हैं कि बर्फ को हम पानी बना सकते हैं और पानी को हम बर्फ भी बना सकते हैं। बना सकते हैं या नहीं, बताओ जल्दी बोलो। पानी को हम बर्फ बना सकते हैं या नहीं? तो हम पानी को बर्फ भी बना सकते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि बर्फ से पानी बन जाएगा और पानी से बर्फ बन जाएगा। यानी कि ये ऐसा परिवर्तन होता है जो बर्फ से पानी और पानी से बर्फ दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत यही चीजें लिखी होंगी।
इस परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता, मूल पदार्थ वही रहता है। नया पदार्थ नहीं बनता है और मूल पदार्थ वही रहता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप समझ लीजिए बात को, नया पदार्थ नहीं बनता है, मूल वही पदार्थ रहता है। दूसरी बात क्या है, परिवर्तन अस्थायी रूप से होता है। बिल्कुल, जैसे बर्फ से आपने क्या बनाई थी अभी, पानी को, फिर पानी से क्या बन जाएगी, बर्फ। या पानी से आपने बर्फ बनाई तो पानी से फिर क्या बन, बर्फ से क्या बन जाएगा, पानी। ये परमानेंटली नहीं होता है, कुछ समय बाद ये परिवर्तन रिवर्सेबल हो सकता है, चेंज कर सकते हैं इसको। समझ रहे हो? इसके बाद हम और आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अभी आपके सामने समीकरण आएंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पे देखो, परिवर्तन परिवर्तन सामान्यतः उलट और रिवर्सिबल होता है, यानी चेंज हो सकता है, बदल सकता है। इसमें क्या होता है, केवल भौतिक गुण बदलते हैं। और क्या होता है, अवस्था, यहाँ पे देख क्या लिखा है, अवस्था, घनत्व, कठोर, रंग, ये चीजें बदलते हैं केवल, ठीक है। और ऊर्जा का परिवर्तन आप जैसा कि जानते भी हैं बहुत कम होता है। ऊर्जा का परिवर्तन क्या होता है, बहुत कम होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इस परिवर्तन में, और अधिकतर बच्चे ये चीजें जानते भी हैं, लेकिन मैंने फिर भी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है तो शुरू से ही लेंगे आप सारी चीजें। तो आप इस परिवर्तन के बारे में बहुत सारी चीजें जान गए हैं। अब इस परिवर्तन के उदाहरण को देख लो, बर्फ का पानी बनना, बिल्कुल, फिर पानी से बर्फ बनाया जा सकता है। पानी का भाप बन जाना, भाप फिर बारिश होगी तो फिर पानी बन जाएगा। नेप्थलीन का सब्लिमेशन होना, नेप्थलीन क्या होता है आप जानते हो, आप नहीं जानते होगे, मैं बताऊं। आपने अक्सर, आप जब टॉयलेट गए होगे, टॉयलेट, जब आप टॉयलेट में कभी गए होगे बाहर, तो टॉयलेट में आप देखते हो उसमें बेटा जो पॉट लगा होता है, जहाँ टॉयलेट करते हो वहां पे छोटी छोटी गोलियां पड़ी होती है, पड़ी होती है ना। वो गोलियां जो सफेद सफेद की होती हैं, वो बेटा नेप्थलीन की होती है, जो वायु के संपर्क में आकर क्या होती है, गैस बन जाती है, गैसीय अवस्था में चली जाती है। तो यानी कि ये ठोस से डायरेक्ट, यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर सकते हैं, ठोस से डायरेक्ट किस में बदलता है, गैस में। और ठोस से जो चीज डायरेक्ट गैस में बदलती है, इस घटना को हम सब्लिमेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और इस सब्लिमेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, हिंदी में बेटा क्या कहते हैं हम इसको, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। कागज का फटना, बिल्कुल, कागज अगर फट जाए तो आप क्या कर सकते हो, कागज को फट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर हम रख देंगे, एक जैसा हो जाएगा। नमक का पानी में घुलना, बिल्कुल, ये भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कैसे, क्या पानी से नमक निकाल लोगे, फिर हाँ निकाल सकते हैं। आपने देखा नहीं, समुद्र से नमक निकाला जाता है, और फिर जो नमक है उसको पानी में मिला दो, समुद्र जैसा पानी बन जाएगा। अब आप देखो, लोहे का पिघलना, हाँ एक चीज याद करना, यहाँ लोहे का पिघलना लिखा है। आपने देखा होगा लोहे को हम गला गला के सरिया बना देते हैं, क्या बना देते हैं, सरिया, ठीक। क्या सरिया लोहा नहीं है, बिल्कुल है। कांच का पिघलना, बिल्कुल है, कांच पिघलेगा, फिर से क्या बन जाएगा बेटा आपका, कांच ही रहेगा, रहेगा तो कांच ही ना। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ये परिवर्तन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने एक और दूसरे परिवर्तन की ओर, जिसका नाम है आपका, क्या नाम है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसकी परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या है, जिस परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संगठन बदल जाता है, यानी कि पदार्थ ही बदल जाएगा, पदार्थ पूरा बदल जाएगा। और पदार्थ बदल के क्या होगा बेटा, नया पदार्थ बनेगा, और रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि ऐसा परिवर्तन, कोई मान लो ये पदार्थ था, वो चेंज हो जाएगा तो इसको एक नया पदार्थ बनेगा। यहाँ पर जो पदार्थ बनेगा वो कैसा बनेगा, नया बनेगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। यहाँ पर अगर परिवर्तन हो रहा है रासायनिक, कैसा हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो ये चीज होगी, समझ रहे हो। तो रासायनिक परिवर्तन में होगी, विशेष तरीके से आप इनकी मुख्य बातें जान सकते हैं, विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं जान लीजिए। नया पदार्थ बनता है जिसका रंग, गुण सब अलग हो जाते हैं, परिवर्तन स्थायी होता है। अब सर ये वाली बात नहीं समझ में आई भैया, ये नहीं आई, भैया भी बोल सकते हो, सर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फील कनेक्टेड विद यू, ठीक है। आ जाओ, मैं थोड़ी सी चीजें और समझा दूं, पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप टेंशन ना लें।
फ्री में दे दूंगा पीडीएफ पूरी, ठीक है। आप ये देखिए रिवीजन के लिए, परिवर्तन स्थायी या परमानेंट होता है, बिल्कुल होता है। आपने देखा होगा परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी या परमानेंट होता है। आप कहोगे कैसे, कुछ समझाओ तो सर। आपको मैं समझाऊं तो आप देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास बेटा दूध है, क्या है, दूध। आपके पास दूध है, ठीक। आपने दूध में थोड़ा सा, जाउन बोलते हैं गाँव में, जाउन, तो गाँव में क्या बोलते हैं, जाउन। जैसे जोरन भी बोला जाता है, कहीं कहीं जोरन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जोरन, जोरन भी कहते हैं। तो बेटा होता क्या है, दूध में आपने थोड़ा सा मठा मिलाया, मठा ही जोरन होता है, थोड़ा सा जब मिलाया जाता है उसे, जब दूध में तुमने थोड़ा सा मठा मिलाया, तो दूध बेटा क्या होगा आपका, जो दूध आपका होगा बेटा सुबह के टाइम पे दही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दही। अगर रात भर रखा रहा तो क्या बन जाएगा, दही। अब आप ये बताइए, दूध से दही बन गया, क्या आप दही से दूध बना सकते हो, ये बताओ मुझे, कोई बना सकता है? क्या आप दही से दूध बना लोगे? सर हम कभी नहीं बना सकते। दूध से दही बना लोगे? हाँ, दूध से दही बनाया जा सकता है, लेकिन दही से दूध वापस हो पाएगा? नहीं। अगर वापस नहीं हो पा रहा है तो बेटा इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, इसी परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। क्या आप समझ गए, रासायनिक परिवर्तन क्या लिख रहा हूं मैं, चलो ठीक है, समझ गए हो। यानी कि इसे उल्टा नहीं जा सकता है, क्या नहीं कर सकते हम, इसे उलट नहीं सकते हैं, इसको हम उलट नहीं सकते, बिल्कुल नहीं उलटा जा सकता है। आगे देखिए अगली चीज को, अवक्रिया ऊर्जा और शोषण की उत्सर्जन होता है, बिल्कुल। कहने का मतलब यह है, जब ये घटना होती है, जब रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक अवक्रिया होती है, तो बेटा दो चीजें बहुत विशेष करके आपको ध्यान रखनी है। पता है क्या, शोषण और उत्सर्जन। पता कभी कभी तो क्या होगा, ऊर्जा को ये जरूरत होगी ये सब क्रिया कराने के लिए, कभी कभी तो ऊर्जा इसको चाहिए होगी, और कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया जब करा रहे होगे आप, तो ऊर्जा उसमें से निकल रही होगी। भैया ये वाली बात मेरे कम कम समझ में आई, थोड़ा समझा दो और डिटेल में। ठीक है, तो डिटेल में समझाएं, चलो आओ पूरा साफ कर देते हैं। अरे ये क्या हो गया, आप लोग कहेंगे कि भैया मेरे ये नहीं समझ में आया कि इसमें जो ऊर्जा का अवशोषण और आप ये लिख रहे हो, ये मेरे कम कम समझ में आया। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, मैं अभी इसको समझा रहा हूँ एक सेकंड में। ठीक है, आप बस बोर्ड पे निगाहें रखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। चलो देखो, देखो बेटा एक अभिक्रिया मैंने ली, जैसे आप जानते हो एक अभिक्रिया होती है, बहुत आराम से आप जानते हो, CaO प्लस H2O। जब आप, ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, क्या होता है, बिना बुझा चूना, यही होता है ना इसका नाम, बिल्कुल CaU। अगर नहीं पता है तो आप याद कर लो, CaU, CaO। ठीक है, जब आप इसको इसमें मिलाते हो तो होता क्या है बेटा, ये जब इसमें मिलता है तो ये चूना बुझेगा, तो चूना जब बुझता है तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, और प्लस क्या होता है, क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है देखना, यहाँ पे कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन दो, यहाँ भी ऑक्सीजन एक, एक और एक दो, और हाइड्रोजन भी दो, और यहाँ पर बेटा साथ में यहाँ पर जो निकलती है वो निकलती है ऊर्जा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बेटा ऊर्जा का क्या, क्या हो रहा है, अवशोषण, कौन सी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, जो चूना बुझ गया है। क्या बुझे हुए चूने को फिर से वैसा वापस किया जा सकता है? नहीं। समझ में आ गया होगा, पूरा पॉइंट आ गया ना, अब तो कोई डाउट नहीं है। अब एक अभिक्रिया दूसरी भी ले सकते हो आप, सर कौन सी ले लें, आपने एक अभिक्रिया ली होगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अभी मतलब बराबर नहीं कर रहा हूं, संतुलित नहीं कर रहा हूं क्रिया, लेकिन आप जानते हैं, जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, जल को एक साथ लूंगा, तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या बनता है, C6H12
O6 प्लस ऑक्सीजन गैस, यही बनती है नहीं बनती है। लेकिन ये किसकी सामने होती है अभिक्रिया, ये होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है नहीं होती है। तो आप एक चीज बताओ, यहाँ पर जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर ऊर्जा की आपको आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के समय ही भोजन बना सकते हैं, सूर्य के प्रकाश में। और सूर्य के प्रकाश में क्या होती है बेटा? ऊर्जा होती है नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऊर्जा का क्या हो रहा है? अवशोषण। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन दोनों होता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। अगर नहीं आई है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। आप देख लीजिए अगली बात। देखो गैस का निकलना, बेटा गैस का जो निकलना है ना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया। अवक्षेप बनना, अवक्षेप देखो अभी यहाँ पे बन रहा था ऊपर, मतलब वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, अवक्षेप बनते हैं, ठीक है, ऊर्जा निकलती है, रंग बदल जाता है। बिल्कुल, आप देखना एक चीज, आप देखना कभी कभी एक रोटी लेना, आप रोटी लेना, रोटी को आप 4 दिन सुखाना धूप में, 4 दिन, या धूप में मत सुखाना, पन्नी में रख देना। तो आप देखेंगे इसी रोटी के ऊपर फफूंदी पड़ जाएगी छोटी छोटी, और रोटी का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए हो, यानी कि रूप भी बदल जाता है। प्लस तापमान बढ़ना या घटना, हाँ बिल्कुल तापमान बढ़ जाता है। आपने देखा इसमें तापमान की जरूरत पड़ रही है, और ऊपर जो अभिक्रिया भी होके आई है उसमें क्या होता है आपने देखा होगा अक्सर कर। बहुत पहली बात है, मेरे यहाँ जब चूने की पुताई होती थी, मुझे नहीं पता आपके यहाँ हुई है कभी कि नहीं, ठीक है, तो चूने की जब पुताई होती है तो मम्मी पता है कट्टा लेके आती थी, कट्टे में रखती थी चूने को और पानी डाल देती थी, तो पूरा कट्टा खोल खोल के गर्म हो जाता था, फिर अगले दिन पुताई की जाती थी। आप पूछ सकते हो मम्मी से, आप कभी पूछना, ठीक है, आपके जमाने की बेटा ये चीजें नहीं है, लेकिन मम्मी के जमाने में ये सब चीजें हुआ करती थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे चीजें हम जानना चाहते हैं। आगे देखिए, कागज का जलना। हाँ, अगर कागज तुमने जला दिया, वहां पे कागज का टुकड़े करना होगा, टुकड़े कर दोगे तो एक जैसा रख सकते हैं, फिर चिपका देंगे, पूरा भौतिक परिवर्तन वही चीज वापस होगी कि नहीं होगी, कागज बन जाएगा दोबारा से, रिफाइन कर दो। लेकिन अगर तुमने कागज को जला दिया तो वो क्या बन जाएगा आपका? राख। क्या राख से कागज बनाया जा सकता है? नहीं। दूध का फटना, अगर दूध फट गया, क्या फटे हुए दूध से दूध फिर वापस आएगा? नहीं। पनीर बना सकते हो, समझ रहे हो, तो पनीर से क्या दूध बन जाएगा? नहीं। लोहे पे अगर जंग लग गई बेटा, तो लोहे पे अगर जंग लग गई है तो इसको भी वापस नहीं कर सकते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। लोहे पे जंग लग गई है तो जंग छूटेगी केवल, और वजन कम हो जाएगा। ठीक है, भोजन का पचना, आपके पेट में जो भोजन पचता है बेटा, वो जब सुबह तुम करके आते हो टेढ़ा मेढ़ा सा जो भी है समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, तो जो भी आप करके आते हो, क्या उससे फिर से रोटी बन सकती है? नहीं। तो ये चीज आप समझ लीजिए। दहन, आपने कोई चीज जला दी है तो बेटा वो फिर से वापस आ पाएगी? कुछ नहीं। बेटा अम्ल क्षार की जो अभिक्रिया होती है, ये भी सर कम कम समझ में आएगी, ये वाली अभिक्रिया समझा दो एक कोई अम्ल क्षार की। देखो हम एक अम्ल क्षार की अभिक्रिया लेते हैं, देखो यहाँ मैंने बेटा एक अभिक्रिया ले ली, इसमें हम अम्ल भी लेंगे और क्षार भी लेंगे। एक मैंने अम्ल ले लिया, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इसको, HCl प्लस, आपने एक एसिड बेस ले लिया NaOH, ठीक, ये दोनों ले लिए। HCl ये क्या है बेटा? एसिड है, एसिड मतलब अम्ल, ठीक, ये क्या है? बेस है। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं बच्चों, तो बनता क्या है? इन दोनों की जब अभिक्रिया आप करा देंगे, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इस सूत्र को बहुत सुना होगा, NaCl प्लस H2O, ये चीज बनती है, आपने ये चीज बहुत अच्छे से सुनी होगी। तो आप जब ये चीज देखेंगे NaCl और H2O, आपने ये चीज देखी होगी ना, तो आप देखेंगे ये जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं हम बेटा, तो हमारा क्या मिलता है? मुझे ये बनता है नमक। ये क्या होता है? नमक। नमक और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल। तो क्या नमक और जल से क्या तुम ये दोनों एसिड बेस बना सकते हो? कभी नहीं। तो ये अम्ल क्षार की अभिक्रिया भी क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो ये वही बातें लिखी हैं, इन दोनों में अंतर देख लें, एक बार फिर देख लेते हैं, हम लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा। इसमें क्या होता है,
पदार्थ का रासायनिक संतुलन नहीं बदलता है, किसमें, भौतिक में, और यहाँ पे ये रासायनिक लिखा है, यहाँ पर बदलता है। ठीक, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ किसमें, भौतिक परिवर्तन में, और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ये अल्पकालीन होता है और इसका परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है। ये उलटना संभव है, इसको उलटना मुश्किल है। ऊर्जा परिवर्तन कम, ऊर्जा परिवर्तन अधिक होता है, बिल्कुल इसमें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है भौतिक परिवर्तन में, और इसमें अधिक ऊर्जा भी चाहने के लिए जरूरत पड़ सकती है। अवस्थाएं बदलती हैं और इसमें अवस्था और गुण दोनों बदल जाते हैं। जैसे पिघलना, उबलना, इसका उदाहरण है भौतिक का, और जलना और जंग लगना किसका है, रासायनिक का। ये भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, मुझे पूरा ही कराना पड़ेगा। हाँ, रासायनिक परिवर्तन को एक बार फिर उन्होंने दिया है उसी ढंग से, दो या दो से अधिक पदार्थ नए पदार्थ बनते हैं, दो मिलाकर एक नया पदार्थ बनता है और उनके अणु क्या होते हैं बेटा, पुनर्गठित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, गैस का निकलना, बिल्कुल, अपक्षेप का बनना, ये हम ऊपर बातें कर चुके हैं इनके बारे में, ठीक है, आप देख सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको नहीं जान पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। हम अगला पॉइंट देखते हैं, अभिकारक। थोड़ा सेट कर लें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम यही होती है। अभिकारक, उत्पाद और क्या है, उत्प्रेरक, ये तीनों ही क्या है, इनके बारे में मुझे जानना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं, अभिकारक को हम बताते हैं। अभिकारक क्या है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में प्रारंभ में, अभिक्रिया के प्रारंभ में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के प्रारंभ में भाग लेते हैं। यानी कि समझ में नहीं आया सर, जैसे मान लो आपने एक अभिक्रिया कराई, किस किस की, एक एसिड लिया और एक बेस ले लिया, समझना आप, आपको यही सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एसिड आपने लिया HCl, वही उदाहरण लेते हैं फिर से, और बेस लिया आपने NaOH। तो बेटा ये दोनों ही भाग ले रहे हैं हमारी एक अभिक्रिया में। तो ये दोनों जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं दोनों पदार्थ, ये दोनों पदार्थ ही क्या कहलाएंगे आपके, ये दोनों पदार्थ आपके कहलाएंगे अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। क्या आपको समझ में आ गई बात, बोलो बोलो, क्या कहलाएंगे बच्चों, अभिकारक कहलाएंगे। बताओ, कोई डाउट है क्या, अब तो नहीं है। यानी कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं, जो हमने प्रारंभ में लिए हैं, वही क्या है, अभिकारक। और फिर बेटा एक तीर का निशान आता है बड़ा सा। अब तुम देखो आगे, इतना समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, उत्पाद पे। जैसे आता जाएगा वैसे समझाते जाएंगे। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ, आप देखते होंगे अक्सर HCl और NaOH की जब क्रिया कराएंगे तो आप देखेंगे NaCl बनेगा और प्लस बेटा क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो ये जो दोनों पदार्थ बन के निकले, ये और ये, जो ये दोनों पदार्थ बनकर निकले हैं ना, ये दोनों ही पदार्थ आपके कहलाएंगे अभिक्रिया के परिणाम के बाद निकलने वाले पदार्थ। और इन दोनों पदार्थ को ही हम कहते हैं उत्पाद। जो चीज बन के आती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं हम उसको, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं उत्पाद, उत्पाद। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको हम उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, तो आप उत्पाद को समझ गए थे। अब जो ये तीर का निशान होता है बच्चों, इसके ऊपर कई बार हम लोगों को कुछ ना कुछ रखना पड़ता है कोई अभिक्रिया कराने के लिए। अब क्या क्या रख सकते हैं, जिन चीजों को यहाँ पर रखा जाता है, आपने कई बार अभिक्रियाओं में देखा होगा, यहाँ पे हम लोग ऐसा त्रिभुज का निशान लगा देते हैं, इसका मतलब है हीट। तो इसका मतलब क्या है आपको मैं बता दूं, तो जो ऊपर रखने वाले पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उत्प्रेरक। इनका काम क्या होता है, ये अभिक्रिया की गति बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। हमको अभिक्रिया धीमे करनी है, धीमे धीमे करनी है, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, आपका एक कैटलिस्ट हमको लगाना पड़ेगा, यानी उत्प्रेरक हमको लगाना पड़ेगा। मुख्य रूप से पीटी
यानी कि आप जानते हैं लेड, प्लेटिनम, MnO2 और Fe लोहा, इनकी अभिक्रिया कराकर इन मतलब कोई भी अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो इन उत्प्रेरकों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो ये क्या कहलाते हैं, आप समझ गए होंगे, उत्पादक और अभिकारक और उत्प्रेरक, तीनों ही आप समझ गए होंगे। और ये जो पॉइंट है, ये 3-4 पॉइंट दिए हैं, इनके अलावा भी होते हैं। ठीक, कई बार हमने MgV रखा हुआ देखा है और कई बार हमने और भी अन्य चीजें रखी हुई देखी हैं, तो आप टेंशन न लें, उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में डिटेल में चर्चा बाद में करें। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे, हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, इन चीजों को जो समझ गया समझ लो उनका काम हो गया। देखो, अब आप देखेंगे बच्चों, आप देखेंगे बहुत अच्छी चीज, यहाँ देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं में अवस्थाएं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं और इनके प्रतीक भी होते हैं। आप देखना, एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है और एक गैस होती है और एक होती है एक्वस, यानी कि आपकी जली। आप यहाँ पर देखते हैं सॉलिड के लिए कभी कभी हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं कोष्टक में, या कोष्टक में केवल एस बना देते हैं। ठीक है, लिक्विड के लिए LiQ एस करके लिख देते हैं। ठीक है, और गैस के लिए हम लोग जी का प्रयोग करते हैं ऐसे कोष्टक में, और एक्यूट के लिए हम एक्यूट ही, एक्विस के लिए एक्यूस लिखते हैं, ये गलत लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं। अब आपको प्रॉब्लम ये होती है, सर हम समझ नहीं पाते ये क्यों लगाते हैं। देखो, जैसे मान लो मैंने एक क्रिया ली, NaOH, NaOH प्लस HCl। अब मैंने NaOH को लिया था आपका सॉलिड में S, तो इसके आगे यहीं पे लिख देते हैं हम S। ठीक, S। और बेटा इसको भी लिया मैंने, ये तो लिक्विड अवस्था में होगा तो LiQ। ठीक, ऐसे करके फिर तीर का निशान लगा देते हैं। फिर हम लोग क्या लिख देते हैं, जो पदार्थ बनता है NaCl, ये क्या बनता है बेटा आपका सॉलिड में बनता है, तो यहाँ पर S लिख देंगे कोष्टक में। ठीक, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा था, NaOS, यहाँ पर बेटा S लिखा है कोष्टक में, प्लस में साफ करके दोबारा लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखना, हम लोग करते क्या है यहाँ पर, आम तौर पे NaCl के बाद कुछ लोग ऐसे करके इसको S लिख देते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, फिर लिखते हैं H2O। अब बेटा जल है तो बेटा क्या होगा, एक्यूट होगा, सीधी बात है, या जल है तो जल ही होगा, सीधी बात है, आपका द्रव लिक्विड में होता है जल। ठीक है, तो जब यहाँ पर पदार्थ जल के साथ मिलकर आता है, जब यहाँ पर कोई पदार्थ जल के साथ मिलकर बनता है, तो इस पदार्थ को हम एक्वस कहते हैं। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जली विलयन जब निकलेगा तो एक्वस कहलाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से, जो मैं समझाना चाह रहा था वो। ठीक है, आप वीडियो को देखते रहिए, बड़े आराम आसानी से आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। अभी 1 घंटे में लगभग पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा। आप हम चलते हैं आगे, मतलब सिलेबस तो नहीं, पहला पूरा पाठ ही कवर हो जाएगा। मैं गलत बोल गया हूँ भैया, माफी चाहता हूँ इसके लिए। ठीक, अब हमारा पॉइंट आता है पहला, अब यहाँ से रियल चैप्टर शुरू हुआ है जो बच्चों को नहीं आता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर लिखा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण एक कठिन चैप्टर मानते हैं बच्चे, यही डरते हैं जो कुछ होता है। तो देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों, प्रतीकों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कोई रासायनिक क्रिया है, कोई भी करा रहे हो आप, तो उसमें उसके, जैसे मान लो एक आपने लिख दिया, आपका नमक है, नमक को ना लो, बार बार इसी को ले रहे हैं, कुछ और देते हैं। मान लो H2SO4 है। अब लिखने के लिए तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, फिर प्लस, फिर Zn से क्रिया कराऊंगा, फिर वो उसके साथ चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं वो बहुत कठिन हो जाएगा लिखना। इसीलिए इनके कुछ रासायनिक सूत्र होते हैं बेटा, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। मैंने क्या किया, H2SO4 से एक अभिक्रिया करा दी बेटा, किसकी, Zn की। अब सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये दोनों क्या है, अब बोलो, ये दोनों क्या है, अभिकारक।
इन दोनों की अभिक्रिया होगी। जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। यही होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पर जान रहे होगे ये गैस अवस्था में निकल रहा है, ये आप जान रहे हो। ये जो तरीका जो लिखा हुआ है, हालांकि अभी संतुलित नहीं है, वो बात की बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। आप यहाँ बस इतना जान लीजिए, जो ये तरीका है वो तरीका बच्चों क्या है, ये जो तरीका आपको दिख रहा है वो तरीका है क्या। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होगे, ये जो तरीका है वो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं प्रतीकों की सहायता से हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी तरीकों को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ जाओ आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, आ जाओ, इनको बहुत आसानी से जानो। बच्चे यही घबराते हैं इन्हीं चीजों को देख के, सर जी ये क्या लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है। इधर देखो, रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग होने वाले प्रतीक। अब उपयोग होने वाले प्रतीक कौन कौन से, बेटा आप जान लीजिए। उत्पाद के लिए हम तीर का, जहां उत्पाद इस तरफ बनते हैं और इस तरफ क्या लिखे होते हैं, अभिकारक, तो ये जो तीर होता है, इस तीर का मतलब होता है बराबर का चिन्ह। इस तीर को हम क्या कहते हैं, बराबर कहते हैं। ठीक, और जो ये तीर होता है ये बताता है कि उस तरफ उत्पाद बन रहे हैं, इस तरफ। नहीं समझ में आया, अभी जो H2SO4 प्लस Zn, ठीक है, मैंने क्या किया, ऐसे करके अभिक्रिया कराई। तो अब ये तीर क्या बता रहा है कि इन दोनों की अभिक्रिया होगी और यहाँ पर एक नया पदार्थ बन के निकलेगा। तो ये तीर का काम ये बेटा। कभी कभी क्या होता है, कुछ अभिक्रियाएं होती है उत्परिवर्तित होती है, यानी कि वो पलट के वापस आ जाती है। ठीक है, तो पलट के वापस आ जाती है तो हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जैसे मान लो कोई है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो गैस के लिए कभी कभी हम ऐसा चिन्ह लगा देंगे। मान लो यहाँ पर क्या होता, आप देखना यहाँ पर होगा क्या, हकीकत में रियल में देख लो, आ जाओ, कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। होगा क्या, देखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा, गैस के लिए क्या होगा, देखना यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2, तो H2 गैस निकलेगी इस क्रिया में। तो हम ऐसे करके तीर लगा देंगे, तो इससे आप समझ पाएंगे गैसी रूप में निकली है ये और उड़ जाएगी, ये गैस है। अब अपक्षेप जब बनता है, अपक्षेप जब बनता है तो बेटा नीचे की ओर चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, और जब किसी अभिक्रिया में ऊर्जा देते हैं हम, बेटा क्या देते हैं, ऊर्जा। जब किसी अभिक्रिया में ऊर्जा देते हैं तो हम ऐसे तीर के ऊपर ये चिन्ह लगा देते हैं, त्रिभुज जैसा। ठीक है, और अगर प्रकाश की उपस्थिति को जोड़ना है, किसको जोड़ना है, प्रकाश की उपस्थिति को, उपस्थिति को जोड़ना है। अगर हम प्रकाश की उपस्थिति को जोड़ते हैं तो आप जानेंगे HB प्रकाश की उपस्थिति, यानी कि अगर मान लो यही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती तो मैं HB लिख देता। ठीक, अब उसमें बेटा हम क्या करते हैं, उत्प्रेरकों का प्रयोग करते हैं। एक तो प्लेटिनम है, एक MnO2 है और Fe है। हालांकि बहुत होते हैं, हाई स्कूल लेवल पर कुछ कम है। ठीक है, हाई स्कूल लेवल पर कुछ कम है, 10th पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ हम लोग शब्द समीकरण के तौर पर भी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि जो अभिक्रिया मैंने ऊपर लिखी थी वही आ गई है। देखो क्या बताएं हम आपको, आ जाओ इधर। तो इधर देखिए, जस्ता यानी कि Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, अरे क्या लिख H2SO4 SO4। ठीक है, तो जस्ता यानी कि Zn, H2SO4 तीर का निशान लगाया तो जस्ता सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस तो H2 और ऊपर उड़ जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। ये एक अम्ल है और ये एक बेटा क्या है, धातु। अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निकलती है, गैस। आगे देखेंगे पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। अब पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया में मैं एक ये वाली अभिक्रिया ले ले रहा हूँ, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रही होगी, मैं ये भाषा ऐसे लिख के आती, कंप्यूटर में प्रॉब्लम होती है। देखो मैंने बेटा कार्बन ले लिया, प्लस कार्बन मैंने सॉलिड अवस्था में लिया है तो इसलिए S लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन जो मैंने ली है वो बेटा मैंने गैसीय अवस्था में ली है। इसमें लिए गैसीय अवस्था में, ये एरो का निशान है। तो आपका बेटा जो यहाँ पर बन के आएगा वो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, CO2।
और ये भी कैसी फॉर्म में बनेगा, गैसी फॉर्म में बनेगा। या तो ऐसा निशान लगा दो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत? क्या आपको समझ में आई दोनों बातें या नहीं आई? बोलो बोलो, ये अभिक्रिया समझ में आ गई? इस अभिक्रिया को हम कहते हैं दहन अभिक्रिया। इसको क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया। ये याद कर लेना, ये बहुत बार पूछी गई है और बहुत सरल होती है। दहन अभिक्रिया क्या होता है? ऑक्सीजन की अवस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम कार्बन को जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाना ही आपका क्या कहलाता है? दहन अभिक्रिया कहलाता है। अगला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, जस्ता पर सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया। बेटा अभी ये देखो, ये करके आए, ये फिर से समझ लो भाई। जस्ता H2SO4 एक्यूट स्थिति में है, यानी जलीय विलयन होता है। और यहाँ पर बेटा तीर एरो का निशान ZnSO4, ठीक है, एक्यूट है, यानी कि एक्यूट का मतलब आप समझ गए, जलीय विलयन ही बनेगा इसका। और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अपर एरो मतलब ऊपर की ओर एरो। ठीक, तो ये कहानी है इसकी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद आती है आपकी तीसरी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रियाएं। तो अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा ऊपर कर ले, स्क्रॉल डाउन। तो आप जब इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप चीजें समझ पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे। अब अपघटन अभिक्रियाएं क्या है? बेटा यहाँ पर लिखा है आपके सामने 2HgO। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इधर देखते रहिए बस। ये सॉलिड अवस्था में है, यानी कि मरकरी ऑक्साइड है ये, ठीक है, यानी कि पारा ऑक्साइड। और राइट एरो लगा है चिन्ह। तो बेटा जब मरकरी ऑक्साइड, मरकरी का जो ऑक्साइड है, जो अयस्क होता है, एक मरकरी इसी से निकाला जाता है, आपको पता है कुछ? ठीक है, तो बेटा जब इससे आप इसको तोड़ोगे, जब इसको आप तोड़ोगे तो बेटा क्या निकल के आएगा आपकी? बेटा टू दो अणु तो निकल के आएंगे आपके मरकरी के, और बेटा साथ में क्या निकल के आएगा? ऑक्सीजन गैस निकल के आएगी। ठीक, तो इस अभिक्रिया को हम अपघटन कहते हैं। अब आप कहेंगे कैसे अपघटन हो गई? ये मेरे तो समझ में नहीं आई, आपने करा दी सर, मैं समझ में नहीं आया अपघटन कैसे हो गई। तो चलो हम बताएं। देखो, मान लो एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक, इसको तोड़ के दो भागों में तोड़ के अलग अलग कर दिया जाए, एक भाग ये बन जाए और दूसरा ये बन जाए। तो ये दो भाग जो बन के आए हैं, तो ये अपघटित ही तो हुए हैं, यानी टूटे ही तो हैं, तो अपघटन कहलाए। घटन मतलब तोड़ना। तो इसमें तो हुआ क्या था, Hg अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो इसीलिए अपघटन है। आप समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, कुछ चीजें और पढ़ें, बढ़ते रहो। बहुत सारी चीजें हैं, मैं सब पढ़ाता रहूंगा, टेंशन मत लो, आप बस लाइव आते रहो, वीडियो को देखते रहो। आगे बढ़ते हैं, प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण। प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपण, तो इसका मतलब क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में दर्शाने से इसके वैज्ञानिक रूप को समझना कठिन हो जाता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया को तुमने शब्दों से दर्शाया तो इसको समझाना बेटा कठिन हो जाता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? रासायनिक सूत्र और चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। सीधी सी बात है, जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर तीर का निशान, फिर जस्ता सल्फेट, फिर हाइड्रोजन, ऐसे लिखोगे टाइम भी ज्यादा लगेगा और लिखने में दिक्कत भी होती है, और इसको बैलेंस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम इसको लिखते कैसे हैं? देखो यहाँ पर लिखा है Zn प्लस H2SO4, एरो का निशान, फिर ZnSO4 प्लस H2, ये लिखा है। बेटा ये अभिक्रिया कितने आसानी से लिख गई। ये क्या है? जिंक, यानी जस्ता। ये क्या है आपका? हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको। ये Zn जस्ता सल्फेट है, यानी कि जिंक सल्फेट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आप इसको समझ गए होंगे मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से। हम चलते हैं और आगे, इसीलिए हमको बहुत आसानी से लिखनी चाहिए। अब हम तुम्हें एक बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहते हैं। ये अभिक्रिया कई बार पूछी गई है पेपर में। इस पे लगाओ मोस्ट का चिन्ह, इस पे कर लो मोस्ट। बच्चे इसके नाम से डरते हैं, वैसे है कुछ नहीं इसमें, इसके आगे लगाओ मोस्ट। देखो यहाँ पर बेटा जो अभिक्रिया लिखी हुई है ये है कंकाली अभिक्रिया। क्या है? कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे।
जब किसी अवक्रिया को सिर्फ सूत्रों के रूप में बिना संतुलित किए लिखा जाता है तो वो कंकाली अवक्रिया कहलाती है। बेटा मैंने इसको क्या किया है देखना, सुनना, अभी मैं जो लिख के आ रहा था Zn+H2O मान H2SO4 प्लस, तो यहाँ पर बना रहे थे ZnSO4, ये तो खैर संतुलित ही है H2, ये तो संतुलित ही है। लेकिन अगर ये संतुलित ना होती, अगर ये संतुलित ना होती तो ये कहलाती कंकाली अवक्रिया। जैसे आपके सामने लिख दे रहा हूं H2+O2 को मैं मिला रहा हूं और तुम्हारे सामने बना के दिखा रहा हूं H2O, मैंने कहा ये बन गया जल। तो बेटा यहाँ होता क्या हकीकत में आप इतना जान लीजिए, इस प्रकार की अवक्रिया केवल ये बताना चाह रही है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग हो रहा है, और ये बेटा आपकी क्या कहलाती है, कंकाली अवक्रिया कहलाती है। ठीक, इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है संतुलित रासायनिक अवक्रिया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पर आप देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब आएगा असली मजा। आओ बेटा देखो, ये आपकी बहुत अच्छी चीज है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पॉइंट को हम निपटाते हैं बहुत बढ़िया ढंग से। रासायनिक अवक्रिया, क्या है बेटा, रासायनिक अवक्रिया जिनको हम संतुलित करेंगे। यहाँ पर देखो, वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक LSH और उत्पाद RHS। अब तुम कहोगे LHS RHS क्या है, LHS और RHS क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझा दूं। ये तीर का निशान है, इससे इधर जो संख्या लिखी जाती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इधर जो लिखी जाती है वो कहलाती है राइट हैंड साइड। ठीक, इधर की अभिक्रिया LHS और इधर वाली RHS। वही देखो लिखा है, अभिकारक किधर लिखे जाते हैं LHS की ओर, और उत्पाद किधर बन के आते हैं RHS की ओर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ साफ कर रहे हैं। चलो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं, आ जाओ। अब इस आपके एक समीकरण को लेते हैं, ये वही समीकरण बार बार आ रहा है। Zn एक तो याद हो ही जाएगा कम से कम, H2SO4 आप लोगों को। ठीक, ठीक है, एरो का निशान बच्चों, ZnSO4 प्लस H2। बच्चों ये आ गया कमाल की बात, देखो यहाँ यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ बराबर परमाणु होंगे किसी के भी। Zn बेटा इधर देखो, Zn कितना है, एक है। H कितना है बेटा यहाँ पर, इस तरफ दो है। S कितना है बेटा, सल्फर कितना है, एक है। और ऑक्सीजन कितना है बेटा, चार है। और उधर भी इतना ही होगा, आप उधर देख लो। Zn इधर कितना है, एक। S कितना है, एक। O कितना है, चार। और बेटा हाइड्रोजन कितना है, दो। बेटा इस प्रकार की अभिक्रिया जहां पर परमाणु के अणु इस तरफ और उस तरफ परमाणु के सॉरी तत्व के परमाणु दोनों तरफ जब बराबर होते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाई जाती है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्या समझ में आया अच्छे ढंग से? आ गया होगा। चलो हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ विधियां जानेंगे संतुलित करने की। ठीक है, बहुत अच्छे से विधियां पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और हम 45 मिनट की लगभग वीडियो होने जा रही है, 50 मिनट तक ही पढ़ाएंगे इस वीडियो में, और आगे अगली वीडियो सेकंड पार्ट के नाम से डाल देंगे, वो हम कल अपलोड करेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधियां होती हैं इनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, हाँ कर्सर कहाँ था, ये रहा। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि पदार्थ संरक्षण के नियम, बिल्कुल बेटा एक नियम होता है जिसका नाम है पदार्थ संरक्षण का नियम,
और पदार्थ संरक्षण का नियम ये कहता है पदार्थ एक निश्चित मात्रा में होता है, फिर वो चाहे कितने भी टुकड़ों में टूट जाए, और उन टुकड़ों को जब आप जोड़ोगे एक साथ तो बेटा फिर से इतना ही बड़ा क्या मिलेगा, पदार्थ बनेगा। ये कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, यानी पदार्थ को ना तो आप उत्पन्न कर पाओगे और ना ही उसको नष्ट कर पाओगे। अगर पदार्थ है तो उसमें द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है कभी और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, याद रखना ये बात। तो महत्वपूर्ण बातें आप समझ लीजिए। समीकरण संतुलित करते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? आपको ये पता होना चाहिए कुछ परमाणु जो डाइटोमिक डाइटोमिक डाइएटोमिक रूप में होते हैं, पाए जाते हैं। डाई डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है जिसके अणु दो होंगे, जैसे हाइड्रोजन में दो होते हैं, आपके नाइट्रोजन में दो होते हैं, ऑक्सीजन में भी दो होते हैं, और जो आपका फ्लोरीन है उसमें भी दो होते हैं, क्लोरीन में भी दो होते हैं, और ब्रोमीन में भी दो होते हैं, और आयोडीन में भी दो होते हैं। ये कहलाते हैं, ये सब तत्व, ये वाले जितने भी तत्व होते हैं बेटा मुख्य रूप से गैस होती हैं। ये बेटा आपकी कैसी होती हैं? डाई यानी दो परमाणु होती है। अगला देखिए पॉइंट पॉइंट नंबर 2। कुछ तत्व एक परमाणु या मोनो एटॉमिक भी होते हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब है अकेले रहते हैं, मोनोपोली कहते हैं जैसे, तो अकेले, तो जैसे हीलियम, नियोन और आर्गन, ये अकेले अकेले होते हैं बच्चों। अगले पॉइंट पे चलते हैं। धातु व अम्ल, लवण और हाइड्रोजन गैस, आप देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने अब क्रिया दी गई। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से जो आगे की क्लास होगी, यहाँ पे मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आगे की जो क्लास होगी मैं PLEAS ऐसे ही होता है। ठीक है, चलो मीनिंग गलत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सभी बच्चों को बता दें कि थ्योरी मिल रही है फ्री में। मैं पूरी पूरी थ्योरी डाल दूंगा बहुत जल्दी बच्चों। ठीक है, पूरी पूरी थ्योरी डाल दूंगा। ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, और लगभग लगभग हमने काफी इसमें पढ़ लिया है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे और ये चैप्टर समाप्त होने के कगार पे आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।